नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक के 2016 के एग्ज़ाम पेपर की, जिसमें हम 50 तक के सवाल जो हैं पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो 50 से आगे के सवाल हम इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से, खासकर कनिष्ठ सहायक के एग्जाम पेपर के लिए। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक के 50 सवाल किए थे, उससे आगे का आज हम करेंगे 51 सवाल से शुरू यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा 51वां सवाल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL भेल, जो कि हरिद्वार के, ठीक है, रानीगंज में है शायद। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, परंतु रानी नाम से ही है कुछ उस एरिया का नाम। तो वहाँ पे क्या है, स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें विश्व पर्यटन दिवस की, तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। इसके ऑप्शन है बजरंगी भाईजान, कोर्ट, क्वीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 62वें फिल्म पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही थी वह रही थी ऑप्शन सी क्वीन। और बात करें अगर इसकी नायिका की, तो इसकी अभिनेत्री थी या नायिका थी हमारा कंगना रनावत। और बात करें कब नॉमिनेट हुई थी, तो 2016 की मूवी थी, 2017 फरवरी में इनको पुरस्कार मिला था। और बात करें इस मूवी के यानी कि क्वीन के डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर थे विकास बहल। ठीक है, फिर है अगला सवाल, आईसीसी विश्व कप 2015 में विजेता टीम रही थी। तो देखिए आईसीसी विश्व कप 2015 में जो विजेता टीम रही थी उसके ऑप्शन हमारे पास न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। तो अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है हमारा डी, ऑस्ट्रेलिया। 2015 का जो विश्व कप था आईसीसी का वह ले गई थी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगर बात करें तो सेमीफाइनल हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया, ये भी पूछता है कि फाइनल किसके बीच हुआ था, तो फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। और इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 7 विकेट से जीता। ठीक है, 7 विकेट से जीत के वह क्या रहे, 2015 के विश्व कप विजेता रहे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसके ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए मौलिक अधिकार हमारा जो नहीं है वह है हमारा सी, संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में डालकर इसको क्या बना दिया, ठीक है, संपत्ति का अधिकार नहीं रह गया, ये क्या हो गया अब, एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और किस अनुच्छेद में है, 300 ए में। किसके द्वारा इसको परिवर्तित किया गया था, मौलिक अधिकार में से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला सवाल है, रोम का पूर्ण रूप है। तो देखिए जो कंप्यूटर होते हैं उसमें दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ठीक है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और दूसरी होती है सेकेंडरी
मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के जो पार्ट हैं, रैम, रोम, ठीक है, ये सब किसके पार्ट हैं, हमारे प्राइमरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है, चिप, पेन, जो क्या कहते हैं उससे, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। तो उसी में से प्राइमरी मेमोरी के एक रोम का हमने क्या बताना है, पूर्ण रूप बताना है। तो रोम का अर्थ जो होता है वह होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका सही है। तो रीड ओनली मेमोरी होती क्या है, तो ऐसी प्राथमिक मेमोरी जो क्या करती है, ऑपरेशन को केवल रीड करती है, ठीक है, उसको एक्सेस करना इस जो मेमोरी है उसके लिए सक्षम नहीं है वो, ठीक है। अब प्राथमिक मेमोरी होती क्या है, जो वर्तमान कार्य के लिए जो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जिन मेमोरी को वर्तमान काम के लिए प्रयोग करता है उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने कंप्यूटर में एक एक्सेल सीट खोली है, तो उस समय जो आपकी एक्सेल सीट खुली है या जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, वो डाटा किस में जा रहा है, हमारा प्राइमरी मेमोरी में। जब उसको आप एक फ्यूचर यूज के लिए सेव करेंगे तो वहाँ वो कहाँ पे जाएगी, हमारा सेकेंडरी मेमोरी पे। तो प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जो कंप्यूटर है वह वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसको स्टोर करती है, ठीक है। फिर है अगला, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए, यूएसबी आप सभी ने बचपन से ही नाम सुना होगा, ठीक है, यूएसबी केबल कहते हैं। और हमारे जो आजकल कंप्यूटर सॉरी मोबाइल आते हैं उसमें भी हमारा क्या, यूएसबी के थ्रू ही हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। जो मेन अडाप्टर होता है फ़ोन का, उसमें क्या होता है, यूएसबी के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं, फिर टाइप सी या टाइप बी के द्वारा उस कनेक्शन को अपने फ़ोन में डाल के अपना फ़ोन क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, ठीक है, बैटरी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसी का यूएसबी का हमें पूर्ण रूप बताना है। तो यूएसबी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है, सही आंसर है। अगला सवाल है, एम एस वर्ड प्रलेखन में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर मदद करती है, इमेज आर्ट, बी क्लिप आर्ट, सी पिक्चर आर्ट या डी ग्राफिक आर्ट, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों ने एम एस ऑफिस देखा होगा, एम एस ऑफिस में एक होता है एम एस वर्ड, एम एस एक्सल, ठीक है, एम एस पावर पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो उसी में से एक एम एस वर्ड के बारे में हमें पूछा गया है। तो एम एस वर्ड में जब भी हम कोई तस्वीर या कोई फोटो उसमें इंसर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लिप आर्ट, ठीक है। उसके ऊपर डायलॉग्स लगे होते हैं, जैसे आप एम एस ऑफिस खोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डायलॉग आते हैं, ठीक है, इंसर्ट ये से ऑप्शन आता है। तो इंसर्ट से ही क्लिप आर्ट की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी तस्वीर को हम अपने वर्ड में लाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज़ हम कॉपी कर रहे हैं उसको कंप्यूटर में हमें पेस्ट करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वह क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। अगर हमें चीज़ें कॉपी करनी है तो कंट्रोल प्लस सी, ये किसके लिए है, कॉपी के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी किसके लिए है, प्रिंट आउट निकालने के लिए है। ये चीज़ें पूछता है, आप नोट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए ये किसके लिए है, सभी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं। ये हमारी क्या है, शॉर्ट की हैं कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर अगला सवाल है, अंडू करने के लिए विंडोज प्रयोग की संयोजन कुंजी है। तो देखिए, कुछ भी चीज़ अगर गलत हो जाती है या कोई चीज़ आपको करना है, आपने कर दी है और उसको आपने रिवर्स जाना है, ठीक है, आपने एक स्टेप ले लिया है अपने काम से, परंतु आपने दोबारा से एक, मान के चलिए आपने एक कार्य कर रखा है ए और उससे आपने आगे गए कहाँ पे, बी पे। तो आपको अगर पुनः ए पे आना है तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, या उसको अंडू कर सकते हैं। तो ये इसके लिए शॉर्ट की हमें पूछी गई है। तो कंट्रोल सी मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है। कंट्रोल एक्स
ये प्रयोग होता है कट के लिए। ठीक है, जैसे कॉपी है, कॉपी एक जगह से आपने कॉपी की तो दूसरी जगह में लाए, तो दोनों ही जगह में क्या रहेगा, वो रहेगा कॉपी। जहां से आपने कॉपी की वहां भी, और जहां पे आपने कॉपी पेस्ट किया है वहां पे भी आपका दोनों जगह रहेगा। परंतु कंट्रोल प्लस एक्स से यानी कि कट से आपने एक जगह से आप उसको पूरा उठा ले जाते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं, यानी कि पहली जगह अब उसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कंट्रोल वी किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस जेड ये किसके लिए होता है, हमारा अंडो के लिए होता है। ठीक है, तो साठी का डी आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो देखिए उत्तराखंड में जो रिवर राफ्टिंग है वह ऋषिकेश में अधिकतर होती है। अधिकतर या अधिकांशतः वहीं होती है, ऋषिकेश में ही। तो ऋषिकेश में जो नदी बहती है वह कौन सी है, हमारा गंगा नदी है। ठीक है, तो रिवर राफ्टिंग जो अधिकतर होती है उत्तराखंड में कहाँ पे होती है, गंगा नदी में होती है। अगला सवाल है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके लिए कुल 2 सीटें क्या हैं, हमारा आरक्षित है, जिसमें से एक सीट है उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में। ठीक है, और दूसरा है देहरादून के चकराता में। ठीक, ये दोनों सीटें हमारी क्या हैं, जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए आरक्षित है। तो 62वें का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 2। अगला सवाल है, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में के अंतर्गत आता है? तो अगर बात करें खिरसू जिले की तो खिरसू जिला आता है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस खंड के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो जो स्कंद पुराण है उसमें उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है हमारा केदार खंड में। ठीक है, एक कहा गया केदार खंड और दूसरे खंड को कहा गया मानस खंड। ठीक है, केदार खंड कहा गया हमारे गढ़वाल क्षेत्र को और मानस खंड कहा गया हमारे कुमाऊं क्षेत्र को। तो हमें यहाँ पे सवाल पे क्या पूछा गया है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से बुलाया गया है? तो वह बुलाया गया है केदार खंड के नाम से। तो ऑप्शन ए क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? तो देखिए उत्तराखंड के जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता रहे थे वह उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि भारत के भी पहले परमवीर चक्र विजेता रहे थे, और वह कौन है, हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा। यानी कि ऑप्शन ए क्या है हमारा यहाँ पे सही है, मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका जो अगर बात करें इनका किस रेजिमेंट से संबंध था, तो इनका कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध था। ठीक है, और इनका जो भागीदारी रही थी वह द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी भागीदारी रही थी, और इसके बाद जो इनका महत्वपूर्ण योगदान था जिसके लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था वह किया गया था 1947 में, जब भारत में पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी। तो उस दौरान यह पाकिस्तानी सैनिकों को रोकते हुए शहीद हो गए थे, इसीलिए इनको 26 जनवरी 1950 को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और ये उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि भारत के भी पहले परमवीर चक्र विजेता बने थे। ठीक है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा इनका क्या था, नाम था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है ऑप्शन सी मसूरी को। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को हमने बताना है किस रूप में जाना जाता है, राजनेता के रूप में, दार्शनिक के रूप में, इतिहासकार के रूप में या फिर कवि के रूप में। तो अगर बात करें शिव प्रसाद डबराल की तो शिव प्रसाद डबराल है हमारे प्रसिद्ध एक इतिहासकार के रूप में, और एक बात जो इनकी महत्वपूर्ण है, इनका एक उपनाम है जो क्या है, चारण।
ठीक है, बहुत बार सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है कि चारण उपनाम किस जो इतिहासकार का है, तो वह किसका है, हमारे शिव प्रसाद डबराल का है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल चारण भी इनके नाम है। ठीक है, और इनके अगर प्रोफेशन की बात करें, इतिहासकार के साथ साथ ये एक क्या थे, लेखक थे और एक प्रोफेसर भी थे। ठीक है, और बात करें अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की, कई बार पूछ लेता है इनकी रचनाओं से, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तराखंड यात्रा दर्शन इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है। मेघदूत, अतीत स्मृति, गढ़वाली आदि इनकी क्या है, मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो भिलंगना नदी उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगर इसके उद्गम की बात करें, ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे पास चौराबाड़ी, सतोपंत, मिलम और खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, अगर बात करें इसकी भिलंगना नदी की, तो यह निकलती है हमारा खतलिंग ग्लेशियर से, यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, और अगर बात करें खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, तो टिहरी में ही स्थित है। और भिलंगना नदी जो पुरानी टिहरी है वहां पे किसके साथ मिल जाती है, भागीरथी के साथ संगम बना लेती है या फिर भागीरथी में मिल जाती है। कई बार सवाल इस तरीके से पूछ सकता है कि पुरानी टिहरी में किस नदी का संगम भागीरथी से होता है, तो किसका होता है, भिलंगना का। और या फिर ये भी पूछ सकता है कि भिलंगना किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। ठीक है, फिर है अगला सवाल, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं। तो दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक इसके ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी गौरा देवी या डी अनिल जोशी। ठीक है, अगर बात करें दसौली ग्राम स्वराज संघ की, तो इसके जो संस्थापक रहे थे वह रहे थे हमारा चंडी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर बात करें चंडी प्रसाद भट्ट की, तो ये एक क्या रहे थे, हमारा पर्यावरण विद रहे थे। ठीक है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, कार्यकर्ता रहे थे। 1946 में इन्होंने क्या की थी, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। और ये स्थापना इन्होंने क्यों की थी, या फिर दसौली ग्राम स्वराज संघ का कार्य क्या था, तो ये एक जो लोग हैं उनका एक समूह था जिसका कार्य था कि जो सामूहिक और आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के विकास में कार्य करना। ठीक है, जो समाज है उसके लिए कार्य करना, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति के लिए कार्य करना, अपनी संस्कृति या सांस्कृतिक चीज़ों को सजोने के लिए कार्य करना, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण के लिए या पर्यावरण के विकास के लिए कार्य करना। ये क्या था, इस दसौली ग्राम स्वराज संघ का मुख्य कार्य था। और इसकी स्थापना की बात करें 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बाद में इसको क्या कर दिया था, चिपको आंदोलन का मातृ संगठन इसको बना दिया गया था। ठीक है, कई बार सवाल आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग नोट कीजिएगा कि इस तरीके से सवाल आता है, किस संगठन को चिपको आंदोलन का मातृ संगठन बना दिया गया, या फिर ऐसे पूछता है कौन सा संगठन बाद में चिपको आंदोलन मातृ संगठन बना, तो कौन सा बना, दसौली ग्राम स्वराज संघ। ठीक है, ये दोनों सवाल पिछली जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया है, आप इसको भी नोट कीजिएगा जरूर। अगला सवाल है, महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में जाना जाता है। तो महाभारत में फूलों की घाटी को नंद कानन नाम से जाना गया है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा। अगला जो सवाल है वह है, पंचेश्वर बांध नदी के किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो देखिए, पंचेश्वर बांध बहुत बड़ी परियोजना है उत्तराखंड की, और जो कि अभी प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये किस नदी पे प्रस्तावित है, काली नदी पे प्रस्तावित है। देखिए,
जो काली नदी है वह पिथौरागढ़ के कालापानी नामक स्थान से बह के आती है और नेपाल और भारत की सीमा बनाते हुए हमारे पूर्व में बहती है। और अगर बात करें काली जो पंचेश्वर बांध है वह इसी काली नदी पे निर्मित होना है, ठीक है, यानी फिर प्रस्तावित है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, वाडिया हिमालय भूगर्भ संस्थान स्थित है। तो अगर बात करें वाडिया हिमालय भूगर्भ संस्थान की तो यह स्थित है हमारा देहरादून में, यानी कि ऑप्शन बी क्या है सही है। और बात करें अगर देहरादून की तो इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में, और इसके बाद अप्रैल 1976 में इसको कहां पे स्थापित किया गया, देहरादून में स्थापित किया गया। वाडिया हिमालयन भूगर्भ भूविज्ञान संस्थान, ठीक है, कहां पे स्थित है, देहरादून में। स्थापना कब हुई थी, 1968 दिल्ली में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके वनस्पति विभाग में, और उसके बाद अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना कहां की गई, देहरादून में। अगला सवाल है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो देखिए मुगल जो शहजादा था वह था हमारा सुलेमान सिको, जिसने श्रीनगर में अपना आश्रय लिया था, क्योंकि औरंगजेब ने जब बगावत की थी, ठीक है, तो उसके बाद सब लोग इतर तितर बितर भागना शुरू हो गए थे। तो उसी में सुलेमान सिको जो था वह भागकर कहाँ आ गया था, गढ़वाल में, और इसने गढ़वाल में ही शरण ली थी। अगला सवाल है, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो गांधी सरोवर किस ताल को कहा जाता है, इसके ऑप्शन है चौराबाड़ी, नचिकेता, आंचरी ताल या उसमें से कोई नहीं। तो गांधी ताल कहा जाता है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चौराबाड़ी ताल को कहाँ पे स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और गांधी सरोवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो गांधी जी की अस्थियां थी उनको इसी चौराबाड़ी ताल में विसर्जित किया गया था। ये गांधी जी की क्या थी, एक इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ हो, चौराबाड़ी ताल में हो, क्योंकि गांधी जी उत्तराखंड 2 या 3 बार आए थे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ की खूबसूरती को बहुत अच्छे से प्रभावित थे। तो उनका एक सपना था कि जब वो मरे और तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको कहाँ पे विसर्जित किया जाएगा, चौराबाड़ी ताल में। तो यहीं पे चौराबाड़ी ताल में इनकी अंतिम जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित किया गया, इसीलिए इसको गांधी सरोवर नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है। तो देखिए राज्य का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो वन्य जीव विहार है वह कौन सा, हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब बना था, ये तो सभी को पता है, 1 जनवरी 2007 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल राज्य बना था, जिसके बाद 9 नवंबर से 31 दिसंबर 2006 तक उसका नाम उत्तरांचल रहा, और 1 जनवरी 2007 से उसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। अगला सवाल है, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो उत्तराखंड के गांधी की बात करें तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गढ़ केसरी। तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, ये सही होगा। अगला सवाल है हमारा, परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है। तो हमने बताना है कि परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है। इसके ऑप्शन है क्रिकेट, बी हॉकी, चेस और डी बैडमिंटन, ठीक है। तो परिमार्जन जो नेगी है वह चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इनका संबंध किससे है, चेस से है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, जागर का अर्थ होता है एक समाज को जगाने वाली कविता, बी मनोरंजन गीत, या सी युद्ध गीत, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जागर जो होते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जागर जो उपयोग किए जाते हैं
वह किसके लिए उपयोग किया जाता है? देवता अवतरित के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने भी स्थानीय देवता हैं, चाहे गोलू देवता कहें या अन्य जो भी देवता हैं, गंगनाथ बाबा या नरसिंह देवता, तो इन सब के जागरण लगते हैं जिसमें इनकी गाथाएं गाकर इनको अवतरित किया जाता है। ये किसी मनुष्य में या फिर नर में अपना जो है प्रवेश लेते हैं और उसके बाद अवतरित होते हैं। ठीक है, तो जो जागर है उसमें इनकी कथाएं गा के इनको अवतरित किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर सी 170, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका सही होगा। सही आंसर क्या है? 189 इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? इसके ऑप्शन है गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, बासवानंद नौटियाल या विद्यावती डोभाल। तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी विद्यावती डोभाल का चिपको आंदोलन से संबंध नहीं है। अगर बात करें विद्यावती डोभाल की तो ये गढ़वाल की क्या है? गढ़वाल की पहली महिला लेखिका हैं। इस चीज को भी आप लोग नोट कीजिएगा। विद्यावती डोभाल कौन है? तो ये क्या है? गढ़वाल की पहली लेखिका है। ठीक है, और इनके प्रोफेशन की बात करें तो एक लेखिका है, कवित्री है, समाज सेविका और एक विमान चालक भी रही। और बात करें अन्य लोगों की तो गौरा देवी ने तो चिपको आंदोलन शुरू ही किया था, इसके बाद इसको वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था, और वासवानंद नौटियाल भी इसमें क्या रहे थे? संबंधित रहे थे। अगला सवाल है, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम किस नदी संगम पर स्थित है? तो देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदियां हैं इनका संगम स्थल कहलाता है रुद्र प्रयाग, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। तो देखिए, जो अलकनंदा है, अलकनंदा नदी पर ही हमारे कितने पंच प्रयाग बने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रयाग आता है अलकनंदा पर जब धौली गंगा मिलती है, ठीक है, तब बनता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा पे मिलती है नंदाकिनी, तब ये बनता है नंद प्रयाग। फिर इसके बाद अलकनंदा पर मिलती है पिंडर नदी। ठीक है, पिंडर नदी को हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा पर मिलती है मंदाकिनी जिसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा में मिलती है भागीरथी जिसे हम कहते हैं देव प्रयाग। ठीक है, और देव प्रयाग के बाद ही इन दोनों की यानी कि अलकनंदा और भागीरथी की संगम जलधारा किसके नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से बहती है और गंगा के नाम से ही आगे को चलती है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल क्या है हमारा? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। फिर है अगला सवाल, कौतिक शब्द का अर्थ है, तो कौतिक शब्द का हमने अर्थ बताना है। तो कौतिक शब्द का सही अर्थ होता है हमारा मेला। तो देखिए, आप लोगों में से जितने भी पहाड़ी लोग होंगे वह इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि जब भी बचपन में हम या आप लोग ज़्यादा क्या कहते हैं अपनी मनमानी करते थे या चिल्लाते रहते थे, तब एक शब्द बोला जाता था कि कस कौथिक ले जा रहा। तो कौथिक मतलब कि मेला, मतलब कि कैसा मेला बना रखा है इनने, क्योंकि मेले में ही हल्ला गुल्ला होता है। तो बचपन में जब हल्ला करते थे तब घर वालों एक ही चीज़ बोलते कि कस कौथिक ले जा रहा नहीं। ठीक है, तो कौथिक का मतलब क्या होता है? मेला, यानी कि मेले से इसका संबंध है। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि की बात करें तो मात्र 13% भूमि ही क्या है यहाँ पे कृषि योग्य है। अगला सवाल है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है?
तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है वह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन सी, चमोली में स्थित है। अगला सवाल है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो साधारण सा सवाल है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे हमारा सुरजीत सिंह बरनाला जी। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ऑप्शन इसके थारू, बोक्सा, भोटिया या फिर राजी। अगर बात करें ऋतु प्रवास की, तो ऋतु प्रवास के लिए जो प्रसिद्ध है हमारे उत्तराखंड में वह है भोटिया जनजाति। अगर बात करें भोटिया जनजाति की, तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड के 7 नदी घाटियों में स्थित है और अच्छी खासी इनकी जनसंख्या है। और पुराने समय में जो चीन तिब्बत है उनके साथ इन्होंने गम्या पद्धति से व्यापार किया है और अभी भी व्यापार इनका चलता रहता है। व्यापार के लिए, मुख्यतः व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं भोटिया जनजाति। तो ये ऋतु प्रवास करते हैं क्योंकि बहुत ही ऊंचे क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, इसलिए जब ये ग्रीष्मकालीन आता है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब ऊपर की बर्फ पिघल जाती है ऊपरी हिमालय की, तो ये लोग गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं और अपने जो भेड़ होती है उनको वहाँ की मखमली घास चराते हैं। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे ऋतु आती है और ऋतु में दोबारा से वह क्षेत्र एरिया बर्फ से ढक जाता है, तो ये लोग फिर अपना नीचे घाटी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक, तो इनके जो ग्रीष्मकालीन आवास हैं उनको कहा जाता है मैत, किसको? ग्रीष्मकालीन आवास को। और शीतकालीन आवास को कहा जाता है गुंडा या फिर मुंसा। ठीक है, फिर अगला सवाल गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है। तो देखिए, गब्बर सिंह नेगी जो संबंधित है वह है हमारा विक्टोरिया क्रॉस से, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? सही है। तो देखिए, इनको विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था क्योंकि इन्होंने प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था पहला, उसमें क्या किया था, ब्रिटिश सेना में ये क्या थे, एक सैनिक के तौर पर थे, तो उसमें इन्होंने बहुत अपनी वीरता दिखाई थी, इसलिए इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और इनका जो संबंध है 39 गढ़वाल राइफल से इनका क्या है? संबंध है। अगला सवाल है, गौरी गंगा काली नदी से मिलती है। तो देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि पिथौरागढ़ के कालापानी नामक स्थान से काली का जो है उद्गम होता है और बॉर्डर बनाते हुए ये आगे को चलती है। तो ऐसे ही इसमें जौलजीबी नामक स्थान पे गौरी गंगा मिलती है। ठीक है, काली और गौरी का संगम उसको कहा जाता है जौलजीबी में। और जौलजीबी में ही बहुत काली गौरी के संगम पे एक विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, नेपाल और भारत की एकता देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है जिसको हम जौलजीबी मेला कहते हैं। ठीक है, तो इसी काली और गौरी के संगम पर लगता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जौलजीबी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बात करें अगर बाराहोती की, बाराहोती स्थित है चमोली जिले में। अगला सवाल है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? तो देखिए, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच संचालन का कार्य कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सिंपल सा समझिए, एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल सबके पास है, तो मोबाइल में बात करें तो एंड्रॉयड होता है। ये एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी दिन आपका सॉफ्टवेयर गया या कहेंगे आपका जो है सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो उस दिन आपका फ़ोन डब्बा है खाली। तो एंड्रॉयड क्या है? यूजर और जो सिस्टम है हमारा या मोबाइल है उसके बीच का एक माध्यम है। ठीक है, तो ऐसे ही और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह किसका उत्पाद है? तो वह किसका उत्पाद है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी विंडो 10, 11, 12 ऐसे चल रही है ना, तो विंडो एक्सपी आती थी पहले, उसके बाद विंडो 7 बहुत प्रचलित रही, विंडो 8 आई, 9, 10, 11, 12 तक अभी हमारे क्या विंडोज़ पहुंच गई हैं।
तो ये विंडोज़ किसके उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये, या इनकी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। जैसे आपने मोबाइल देखा होगा एंड्रॉयड, तो वह किसके हैं उत्पाद? एंड्रॉयड के हैं। ऐसे दूसरे प्रकार के मोबाइल हैं हमारे एप्पल के, आईफोन कहते हैं जिसे। तो एप्पल में आपने देखा होगा एंड्रॉयड नहीं चलता है, उसमें क्या चलता है? आईओएस। ठीक है, तो आईओएस किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल का। और ये पिछली एक दो परीक्षाओं पहले कुछ पूछा गया था, इस तरीके से सवाल आया था इसमें कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आईओएस इसका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। अगला सवाल है, गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो गौरापंत शिवानी का जन्म हुआ था 1923 में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? राजकोट, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जो समय था तो उत्तराखंड में बिताया, और उत्तराखंड से रिलेटेड इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इसलिए इनको उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु इनका जन्म उत्तराखंड में ना होकर कहाँ हो रखा है? राजकोट, गुजरात के हैं ये मूल। ठीक है, कब हुआ है? 1923 में। अगला सवाल है, पिंडर नदी का उद्गम होता है? तो पिंडर नदी जो कि हमारा बागेश्वर से निकलती है, उसका उद्गम होता है बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक बहुत ही बेसिक सवाल है, हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार ये। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे? सही है। अगला सवाल है, भाषा सी कई जनक हैं? तो देखिए, जो कंप्यूटर है इसके कार्यकाल में बहुत सारी लैंग्वेजेज आई। सी आई, ठीक है, जिससे कोई भी प्रोग्राम बनते हैं। सी प्लस आई, सी प्लस प्लस आई, ठीक है, जावा आया, ठीक, एंड्रॉयड आया। ये सब क्या है? हमारे लैंग्वेजेस है जिनके द्वारा कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही जो सी भाषा है उसको बनाया गया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने भाषा सी का क्या किया था? निर्माण किया था। इसके द्वारा इन्होंने प्रोग्राम्स बनाए थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा? सही है। अगला सवाल है, www का पूर्ण रूप है? तो देखिए, www का पूर्ण रूप बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार सवाल में आता है। और जो कनिष्ठ सहायक का पेपर है इसमें कंप्यूटर से, जाहिर सी बात है, क्योंकि कंप्यूटर सहायक जो कनिष्ठ सहायक है उसका कार्य ही क्या है? कंप्यूटर से है। या इसमें दूसरा पद जो डाटा एंट्री का है वह भी हमारे किससे रिलेटेड है? किससे? हमारा कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। तो कंप्यूटर से बहुत सारे सवाल आने की संभावना है, पिछली परीक्षाओं में आए हैं सवाल, और आगे भी आएंगे। तो कंप्यूटर पे आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो हमने पूछा क्या गया है? www का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, आपने कभी भी हम वेबसाइट सर्च करते हैं तो इस तरीके से आता है www डॉट, उसके बाद वेबसाइट का नाम आता है, फिर डॉट कॉम होता है। ठीक है, डॉट कॉम होता है हमारा डोमेन, जैसे कॉम है कॉमर्शियल वेबसाइट है, डॉट इन है इंडिया की वेबसाइट है, डॉट GOV है गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। तो इस www का हमें बताना है मतलब क्या होता है। तो इस www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फिर ऐसे ही एक आजकल आपने देखा होगा HTTP। ठीक है, HTTP का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है, 1 KB बराबर होता है? तो देखिए, उतनी जो हमारी स्टोरेज क्षमता है उसी से सवाल है ये। 1 KB किसके बराबर होता है? तो देखिए, स्टोरेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है हमारा क्या? बाइट्स। ठीक है, 1024 बाइट्स बराबर क्या होते हैं? हमारा 1 KB। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, फिर 1024 KB बराबर होता है 1 MB। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1024 MB बराबर होता है 1
GB। ऐसे ही 1024 GB बराबर होता है 1 TB, ठीक है, टेराबाइट। तो जो TB है वह क्या है, हमारी सबसे अभी उच्चतम इकाई है स्टोरेज की, ठीक है। तो 99 का सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है 1 KB। सबसे पहले KB, सॉरी बाइट्स, उसके बाद KB के बाद MB के बाद GB के बाद TB। ये चीज़ आप लोग ये क्रम याद रखिएगा। अगला सवाल है फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक जो हैं वह मार्क जुगरबर्ग हैं, और हाल ही में बात करें तो इनके द्वारा अपना क्या इंस्टाग्राम भी इन्हीं की ने अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी इन्होंने ही खरीद लिया है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे इनॉल जो ट्विटर है वह इलॉन मस्क के द्वारा खरीद लिया गया है, ठीक। तो ये क्या थे हमारे कनिष्ठ सहायक के 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने सारे क्वेश्चनों के बारे में डेप्थ में पढ़ा और अच्छे से उनका बारे में जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।